गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को 2024 के बोर्ड एग्जाम देना है इसको 100% देख लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इसी से रहेंगे, इससे अलग नहीं रहेगा। हम सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर्मूले हैं, वो सारे अलग से डिस्कस कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी लगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो 2024 के बोर्ड में 100% इसी से आएगा। ठीक है ना? बस 20 से 25 मिनट मेरे साथ बने रहे। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, हम जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को कवर करते हुए उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को किए जाएंगे। ठीक है? तो चलिए आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आपका चार्ज। ठीक है ना? सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। इतना तो क्लियर है आपको। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? इसकी वैल्यू जो होती है माइनस में होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम और इसकी वैल्यू होती है प्लस में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलम। ठीक है? एक और चीज, इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है आपका स्टेट कूलम। ठीक है ना? इसको हम लोग ESU के भी नाम से जानते हैं, ESU। ठीक है ना? इसका जो कन्वर्जन आपको याद रखना है कि एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU होती है, मतलब स्टेट कूलम होती है। इस कन्वर्जन को आप याद रखोगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। जो मीटर बड़ा होता है वो SI है, जो छोटा है उसको सीजीएस बोलेंगे। उसी तरह चार्ज का कन्वर्जन आपको याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU होता है। समझ में आ रही है बात? हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, सिर्फ हम नहीं बनाएंगे, आप खुद से बनाइएगा। बस सारे जितने भी हम आपको जितने भी टॉपिक बता रहे हैं सबको कवर करते चलना है। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज। तो हम जानते हैं कि हमेशा रेस्ट में होता है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो चार्ज कैसा क्वांटिटी होगा? चार्ज बताइए। चार्ज है आपका स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन चार्ज का होता है 80। याद रखना, क्योंकि चार्ज की जो फॉर्मूला होती है वो होती है आपका करंट इनटू टाइम। तो करंट को एम्पियर से, टाइम को टी से। कहीं कहीं 80 के जगह पे IT भी लिखा जाता है, एक जगह पे I भी यूज किया जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। उसके बाद और है कि जब लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करेगा। रिपेल लाइक मतलब समझ रहे हैं? जहां प्लस प्लस होंगे वो रिपेल करेंगे, जहां माइनस माइनस होंगे वो रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल करता है। उसी तरह से अगर आपका अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस, डिफरेंट चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या करता है? आपका अट्रैक्ट करता है। बस चार्ज के बारे में इतना ही हमको सीखना था। चार्ज दो तरह के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? उसके बाद इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है। SI यूनिट कूलम होती है, CS यूनिट स्टेट कूलम होती है। कन्वर्जन याद रखना है कि 1 कूलम में इतना स्टेट कूलम होता है। लाइक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन याद रखना है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। 1 कूलम में 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU होता है। उल्टा भी आपको याद रखना है कि 1 ESU बराबर कितना है? कूलम।
तो उसको भी हम आगे देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन से ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। अभी हमने सीखा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। देखिए आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो, मतलब यहाँ पे 1.6 के बाद 0 सब में है, वो तो कॉमन चीज हो गया। पावर माइनस 19 किस में है, पावर माइनस 19, इसमें देखेंगे, इसमें देखिए 16 है, -16, -17, -18, -19, मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा, डी। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, यहां से क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बाबू क्लियर हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करे विच आर स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने देखा चार्ज, अभी आपने देखा कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, तो चार्ज स्केलर होती है। इसलिए पहले आप कंसेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होंगे, कंसेप्ट आप पता होना चाहिए आपको। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऑप्शन देखिए आप, जब आप पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टेट को आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें होगा कि चार्ज भी स्केलर है, कैपेसिटर भी स्केलर है और पोटेंशियल भी स्केलर है। मतलब इसमें स्केलर की बात करेंगे तो पूरे के पूरे स्केलर होते हैं। ये आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात, ठीक, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कर डायमेंशन ऑफ चार्ज। अभी हम आपको बताएंगे चार्ज की जो डायमेंशन क्या होती है। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बाबू, अभी बताओ, ऑप्शन बताओ क्या बताएं, 80। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80। कहीं कहीं IT भी लिखता है, वो आपको देखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। करेगी 1 कूलम चार्ज बराबर, अभी तो आपको पता है 1 कूलम चार्ज बराबर क्या होती है, तो 3 × 10 के पावर 9 ESU होती है। देखिए कितना आसान है, बस आप कंसेप्ट याद रखिए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे 2011 में। 1 कूलम चार्ज बराबर कितने होते हैं, तो 3 × 10 के पावर 9 ESU। यहाँ पे ESU भरा हुआ है, बस खाली जगहों को भरना है। ऑप्शन कौन होगा, बी। उल्टा भी पूछता है कि 1 ESU बराबर बताइए, 1 ESU बराबर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 1/3 × 10 के पावर 9। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। उल्टा 1 ESU बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यही है, देखिए आप, एक स्टेट कूलम बराबर, मतलब 1 ESU बराबर, 1 ESU बराबर, अभी तो आपको पता है 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। देखिए चार्ज के अंदर, अभी हमने आपको टॉपिक चार्ज पढ़ाया, चार्ज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और अच्छे से होंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं। समझ में आ रही है बात, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कर इफ ए और बी अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन को खुद से बनाइए। कर इफ अ बॉडी ए और बी अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दो बॉडी है जिसका नाम ए और बी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद बोला है बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो देन तब क्या होगा कि ए और सी क्या करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो चलिए इसमें कितने बॉडी है पहले देख लेते हैं। एक बॉडी ए है, बी है, सी है। सबकी कहानी सुनते हैं क्या बोल रहा है। एक बॉडी ए है, बी है, सी है, ए बी सी। कह रहे कि ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप बताओ अट्रैक्ट कब करता है, लाइक चार्ज कि अनलाइक चार्ज। पढ़ाए तो है, अभी तो पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा और लाइक चार्ज रिपेल करेगा। मतलब ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ए और बी कैसे चार्ज है। अट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि अनलाइक होगा, एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब किसी को प्लस माइनस मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पढ़िए। कह रहा है कि बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी और सी जब अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब ये माइनस है तो इसको प्लस होना पड़ेगा, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। समझ में आ रही बात। लाइक मतलब रिपेल, लाइक का मतलब क्या हो गया, रिपेल। लाइक में प्लस प्लस माइनस माइनस। अनलाइक, अनलाइक में क्या होता है, अट्रैक्ट। अनलाइक मतलब एक प्लस माइनस हो सकता है या एक माइनस
प्लस हो सकता है, तभी तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कि रिपल्सन होगा। समझ में आ रही बात? तब क्वेश्चन कर रहा है देन ए एंड सी विल बी, ए और सी क्या कर रहे होंगे। तो आप ए और सी को देखिए, ए और सी कैसे चार्ज है। तो हम ए और सी को देखने से लग रहा है कि लाइक चार्ज है, मतलब सेम है, सेम साइन के। और लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है बाबू? रिपेल। ऑप्शन कौन होगा आपका? बी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। आगे आता है व्हेन सोप बबल। सोप बबल जानते हैं किसको बोलते हैं? व्हेन सोप बबल इज चार्ज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमको एकदम इसको एकदम आसान मेथड से समझेंगे। बोल रहा है कि एक सोप बबल है जो चार्ज, मतलब साबुन का झाग देखे हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। उसी तरह से कोई बॉडी है, उसको चार्ज कर दिया गया है। चार्ज करेंगे तो उसका रेडियस क्या करेगा? बढ़ेगा या घटेगा? चलिए देखते हैं इसको बात। अब आप बताइए, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। सोप बबल जो होगा स्फीयर का शेप का होता है, बहुत ही मुलायम होगा। जब आप इसको चार्ज करोगे, ध्यान समझिएगा बात, हॉलो स्फीयर होता है, अंदर खाली होता है। जब आप इसको चार्ज करोगे तो चार्ज कहाँ पर रहेगा? सरफेस पे। कोई भी एक चार्ज हो सकता है कि तो बॉडी पे प्लस हो सकती है, नहीं तो माइनस। मान लेते हैं हमने इसने चार्ज कर दिया, प्लस आया। ठीक है, चलिए आप अब बताइए, जब आपने इसको चार्ज कर दिया, प्लस चार्ज आ गया। अब आप हम जब इसको चार्ज करेंगे, कंसेप्ट समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन रटना पड़ेगा। जब हम इसको चार्ज कर दिए तो कोई एक ही चार्ज हो सकती है, कि तो प्लस नहीं तो माइनस। जब हम चार्ज कर देंगे इस सोप बबल को, ठीक है ना, जो मुलायम होता है बहुत ही ज़्यादा, जब इसको आप चार्ज करिएगा तो बॉडी पे प्लस चार्ज आ गया। और हम एक बात जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब बताइए, ये जो लाइक, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका अपोजिट ए वाला है। ऐसे बहुत सारे अपोजिट एक दूसरे के होंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा कि नहीं? उसी तरह ए भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा कि नहीं? उसी तरह ए भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा कि नहीं? बोलिए, बात सही है कि नहीं? मतलब ऐसे बहुत सारे प्लस होंगे, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। जब सब कोई बाहरी फोर्स लगा रहा है, सारे चार्ज जब बाहरी फोर्स लगा रहा है, इसकी जो मुलायम जो होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। इसकी जो चांस है, इसकी जो टेंडेंसी है, बड़ा होने की टेंडेंसी है कि छोटा? सोच के बताइए, बड़ा होगा कि छोटा? आप बोलोगे बड़ा होगा, क्योंकि सब फोर्स बाहर ही लग रहा है। तो जब बड़ा होगा तो इसकी रेडियस ऑटोमेटिक पहले से बढ़ ही जाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कितना आसान है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको आप देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आने का चांस है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ESU। चार्ज की जो वैल्यू होती है कूलम में होती है, लेकिन हम उस चार्ज की वैल्यू ESU को फॉर्म में बताना है। चलिए, आप एक कूलम बराबर जो होता है, कितना पढ़े हैं? 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ESU के फॉर्म में बताने के लिए, ये जो कूलम जो देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इसमें ESU को फॉर्म में बताने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो कूलम में है, इसको आप ESU को फॉर्म में लिखना है। जैसे कहने का मतलब है कि 5 मीटर है, समझ में आ रही है? इसको सेंटीमीटर में बताना होता है तो क्या करते हैं? 5 × 100, 500 सेंटीमीटर। बात एक ही हुआ, 5 मीटर बोलिए चाहे 500 सेंटीमीटर बोलिए। उसी तरह इतना कूलम बोलिए, चाहे अगर आप इसको ESU को फॉर्म में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 10⁹ ESU, और मल्टीप्लाई करके इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ रहा है? 1.6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 3 = 48, 4.8 × 10⁻10 ESU, 4.8 × 10⁻10 ESU, ठीक है ना। यहाँ ESU इज कितना होगा? तो आपका ऑप्शन कितना है? राउंड फिगर में देखिएगा 4.78 है, मतलब राउंड फिगर में जाएंगे तो 4.8 आएगा। समझ में आ रही है बात? इसके आगे पीछे इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे बात? समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चार्ज के
रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उसके से पहले क्वेश्चन से पहले हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कवर करा दिए। अब हम आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लिया जाए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि चार्ज के अंदर चार्ज जो होती है, हम डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जब मतलब चार्ज तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक, यहाँ पे देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, सिग्मा से और रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब चार्ज हम तो जान गए कि दो तरह का प्लस माइनस होते थे। जब चार्ज किसी रड पे हो या लाइन पे हो, किसी रड पे बटा हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे समझो। अगर आपके पास एक रड है, समझने के लिए एक रड है, छड़ मान लीजिए चाहे रड मान लीजिए, एक ग्लोब है, ग्लोब मान लीजिए, और एक खाने वाला मिठाई छेना है, छेना, मुंह में पानी नहीं ना आ रहा। ये तीन ऑब्जेक्ट आपके पास है। अगर हम चार्ज को कुछ समय के लिए आपने चार्ज नहीं देखा है तो मान लीजिए चार्ज की जगह पे पानी है। अगर हम तीनों बॉडी को पानी में डालते हैं और निकालते हैं तो कैसे आपको अनुभव होगा, पानी कहाँ कहाँ लगा होगा। पहली बात कि जब हम रड को पानी में डालेंगे और निकालेंगे तो देखेंगे जो पानी होगा पूरे रड पे बट गया होगा, मतलब पानी का मतलब चार्ज बट गया होगा। जब हम ग्लोब को डालेंगे, आपने ग्लोब देखा होगा जो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, पूरा भरा होता है। जब हम इसको डालेंगे तो जो पानी होगा पूरे बाहर लगा होगा, ठीक है ना, अंदर नहीं गया होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह से जब हम छेना को अंदर डालेंगे पानी में, मतलब रस में, रसमलाई में, तो जो रस होगा अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं। तो जब चार्ज रड पे हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, जब चार्ज सरफेस पे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जब चार्ज अंदर बाहर हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसका मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज होता है एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको लीनियर बोलेंगे, एक यूनिट एरिया में कितने चार्ज है उसको सरफेस बोलेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज है उसको वॉल्यूम बोलेंगे। डेंसिटी का शब्द का मतलब होता है 1। समझ में आ रही है बात? बहुत ही आसान है, ठीक है ना। उसी तरह से हम यहाँ से फॉर्मूला याद करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक यूनिट लेंथ में, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में। उसी तरह चार्ज चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखिएगा। लेमडा बराबर क्यू बाई एल, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, रो बराबर क्यू बाई वी। यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का मीटर, इसका यूनिट की बात करते हैं तो कूलम मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट की बात करते हैं कूलम पर मीटर क्यूब। इसको याद रखना बाबू, 100% याद रखना। मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपका भी माइंड इसमें काम करे। रटने वाला कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना। इससे पहले आपने मान लेते हैं आपने लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज के बारे में कुछ आपने सीख लिया, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, खुद से बना लीजिएगा। जब आपसे नहीं बनेगा तो हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इसको नोट कर लिया जाए, इस पॉइंट को नोट किया जाए। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है ना, बॉडी इज चार्ज इट्स मास। अच्छा, ये भी एक कंसेप्ट की बात है। जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं, इसको लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, इस पॉइंट को नोट करके लिखा जाए। अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी नेगेटिव चार्ज देन मास इंक्रीजेज। इस चीज को याद रखना, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है तो उसका मास बढ़ जाता है। इफ अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास घट जाता है। चार्ज देन मास डिक्रीजेज।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? निगेटिव चार्ज तो मास बढ़ने का, पॉजिटिव चार्ज तो मास घटने का। इस पॉइंट को नोट कर लेने का, हर हाल में नोट कर लेने का, क्योंकि बाय फ्रिक्शन मेथड ये बोलता है कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर बाद निगेटिव चार्ज, जो देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ ना कुछ होता है, उसको भी हम याद रखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -31 kg, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 9.11 इंटू 10 के पावर -27 kg। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ का, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास। अगर कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसकी मास क्या हो सकती है? अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास क्या होगा? तो यहाँ पे कौन से चार्ज के बारे में तो नहीं बोला है। अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो हम बोलते हैं इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो बोलते हैं डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ चार्ज के बारे में जिक्र किया था। चार्ज दोनों तरह का हो सकता है, यानी उसका मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑप्शन कौन होगा? में इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, देयर आर टू आइडेंटिकल स्पेयर, इसको भी समझना है, निगेटिव पॉजिटिव वाला। देयर आर टू आइडेंटिकल स्पेयर ए एंड बी, ए इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज, बी इज गिवन टू निगेटिव चार्ज। दो आइडेंटिकल स्पेयर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी, ठीक है ना। ए पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। बी पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज। अब आप बताइए, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन छोड़ दो, पहले बताओ निगेटिव चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ेगा कि नहीं। अभी तो हम लिखे हैं, अपने कॉपी में नोट किया है तो देखो कि जब बॉडी निगेटिव चार्ज होती है तो उसकी मास बढ़ जाती है, इसका मतलब इंक्रीज कर गया। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास घट गया, डिक्रीज कर गया। इतना तो आप कंसेप्ट में सीखे हैं। चलिए ऑप्शन से लड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? कह रहा है कि मास ऑफ इंक्रीज, क्या है? देखिए इंक्रीज कर रहा है, नहीं, गलत बात, गलत बात, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, गलत। कह रहा है मास ऑफ बी इंक्रीजेज, मास ऑफ बी, हाँ सही बात, इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन कौन होगा? बी। बाकी सबके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। करेगी द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑन अ बॉडी, कोई बॉडी चार्ज होने की कॉज क्या होती है? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कौन होगा? सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही डेंसिटी ऑफ चार्ज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डेंसिटी ऑफ चार्ज समझ में आ रही है? लीनियर, क्यू बाई एल, सरफेस क्यू बाई ए, रो क्यू बाई वी। और यूनिट भी आपको याद रखना है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? बात इतना याद रखना बाबू हर हाल में, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रट के सोचते हैं कि हम एग्जाम दे देंगे। बाबू ऑब्जेक्टिव रटा नहीं जाता है। आप इतना कंसेप्ट रट ना लो, याद कर ना लो, ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटोगे, थोड़ा सा डाटा इधर से उधर चेंज कर देगा, फिर फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि हम कंसेप्ट को सीख लें। मैं आपको हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और पहले जितने भी कंसेप्ट होंगे उस कंसेप्ट को बताएंगे, और कंसेप्ट को बताने के बाद तब क्वेश्चन कराएंगे, जिसका आपका जो कंसेप्ट है, माइंड है, और स्ट्रांग हो जाए, जिससे आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस मतलब सिग्मा टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। देखिए कहाँ सिग्मा, सरफेस मतलब सिग्मा टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। बी, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? खुद से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे। करेक्ट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यूनिट, यूनिट की बात बोल रही है, इसके पहले फॉर्मूला था, यूनिट है सिग्मा चार्ज बाई एरिया, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कर सरफेस डेंसिटी, खाली सरफेस से पूछा है क्या, सिग्मा चार्ज बाय एरिया। वहां पे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पूछा, वहां पे इसका टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया लिखकर पूछा था और यूनिट पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते। कर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करनी है। चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है 3 तरह का होती है। एक होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये बोलता है किसी बॉडी पे दिए गए टोटल चार्ज को ऐड करके दिखा देना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब भी कोई बड़ी चार्ज होती है तो हमेशा इंटीजर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज होती है, और यहाँ से एक फॉर्मूला मिलती है कि Q बराबर प्लस माइनस एन। मतलब जब बड़ी चार्ज होगी तो हमेशा किसी बॉडी को जब चार्ज करनी है तो बड़ी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह के फॉर्म में चार्ज होती है, दशमलव में कभी चार्ज नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तब यहाँ से इस फॉर्मूला की याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ये मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इंटीजर नंबर होना चाहिए 0 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में चार्ज होना चाहिए, मतलब हमेशा इंटीजर नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल। इसमें n कौन संभव नहीं है, तो q बराबर होता है प्लस माइनस एन। n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, सही है, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल नहीं है, ये तो दशमलव में। कभी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन दशमलव में ट्रांसफर नहीं होता, इंटीजर नंबर में जाता है, 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन टूट के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है चार्ज से मिलता है और चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, और चार्ज कैसी फोर्स होती है, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होती है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन ए होगा, देखिए 2 बार पूछा हुआ है आपको। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन हाँ, अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बाबू? एक फोर्स होता है जो हमेशा 2 बॉडी के बीच में लगता है। पहले हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि बाबू एक फोर्स है जो हमेशा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, ठीक ना, जो हमेशा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो यहाँ एक फोर्स लगता है। ये बराबर इसका जो फॉर्मूला ये होती है, फॉर्मूला होती है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है ना, कभी कभी K भी लिखा जाता है, या K के बदले F बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई E नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। K क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? और इस K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हमको दोनों फॉर्मूला के बता दिए। सवाल बनाते समय इसका वैल्यू आपको याद रखना है 9 × 10⁹, और यूनिट तो हर हाल में याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है? चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो आप ई नॉट देख रहे हो, ई नॉट के बारे में थोड़ा सा जान लें। ई नॉट जो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, और इस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है आपको याद रखनी है 8.85 × 10⁻⁻12। उसका उल्टा, इस यूनिट का उल्टा
कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। चाहे एक और यूनिट होती है जिसको हम पढ़ेंगे फोर्स पर मीटर, दोनों आप याद रखोगे, ठीक है। इतना कूलम्ब्स लॉ के अंदर आपको याद रखना है, बाकी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मेरा 100% आपसे दावा है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। खुद से बनाना, सारे को अपने दिमाग में सेट कर लो। कर लिया? कर लिया? नहीं किया तो कर लो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, करेगी द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए। अभी तो हमने आपको बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी बताएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी ऊपर जाएगा तो -2। समझ में आ रही बात? तो 9 × 10⁹ देखिए कहाँ पे, ये माइनस में है, नहीं होगा। ये तो -12 है, -10 है, +12 है। ऑप्शन गलत है क्या? 9 × 10⁹, देखिए यहाँ प्लस होना चाहिए, थोड़ा सा ही मिस है ऑप्शन, इसको सुधार करो। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन कौन होगा आपका? बी। क्लियर है? 2021 में पूछा हुआ है, यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस प्रिंट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, अभी तो वैल्यू भी आप याद रखना है, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, या और करके फोर्स पर मीटर। देखिए आप, जब हम पूरे याद ही रख लेंगे, अगर हमको पूरे याद है तो कहीं से पूछे ना ऑब्जेक्टिव, हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है? रटने से अच्छा है कि हम यही याद रखेंगे। बताइए, फोर्स पर मीटर। हो सकता है अगली बार इसको दे दे, हो सकता है इसकी वैल्यू पूछ दे, तो आप इसी को याद रखना, बाकी सारे क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कर देखिए आप, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब बाबू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। अभी तो पढ़े हो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फोर्स पर मीटर। आप बताओ, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए कौन ऑप्शन होगा, कौन ऑप्शन होगा, कौन ऑप्शन होगा। यहाँ पे 10⁻9 नहीं है, 10⁻12 सी। समझ में आ रही है बात? ठीक। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपको क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, इसको भी अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एस यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट यूनिट कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर, n ऊपर जाएगा -1, m ऊपर जाएगा -2। देख लीजिए कौन हो जाएगा। कूलम्ब स्क्वायर ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होगा। कूलम्ब स्क्वायर, n ऊपर -1, m ऊपर जाएगा -2, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी गलत। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए फोर्स की जो फॉर्मूला होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म करने का मतलब एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आर स्क्वायर है ना, आर बाई आर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर फॉर्म हो गया। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर के पावर 3 आर वेक्टर। देखो कौन ऑप्शन होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर के पावर 3 नीचे यूनिट वेक्टर यही है, आर है तो आर का यूनिट वेक्टर आर क्यू आर वेक्टर, आर क्यू आर वेक्टर, आर क्यू आर वेक्टर, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे, हमने समझा, आपने भी समझा, बस इसको याद, मतलब कैसे बनाते हैं वो भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, कर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इस डिफिनीशन ही आपको बता देते हैं, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड specific
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है ना। यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर केजी होगा। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो चार्ज की वैल्यू आपने सीखा, इलेक्ट्रॉन की मास 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg होती है, -31 kg। इसको आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, समझा। इसका जो वैल्यू आएगा 1.8 इंटू 10 के पावर -10 के पावर 11 आएगा। क्लियर है, इसको कर लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। आगे देखो, करेक्ट फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल F, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल F इफ डिस्टेंस बिटवीन, एक चीज याद रखना, हाफ देन वैल्यू ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स जो होता है, कूलम्ब्स लॉ जो होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। जब हम दो चार्ज के बीच को डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, दूरी कम करते हो फोर्स बढ़ जाता है। एक काम आप मैग्नेट में भी देखा होगा, जब हम दो चुंबक को करीब लाते हो तो ज़्यादा फोर्स का एहसास दिलाता है, जब दूर ले जाते हैं तो कम फोर्स का एहसास दिलाता है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे, अगर इफ अ डिस्टेंस हाफ देन फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। अगला, इफ अ डिस्टेंस डबल देन फोर्स डिक्रीजेज 4 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स इंक्रीज कर जाता है 4 गुना। ये क्या बोला है, हाफ करना है कि डबल करना? इफ डिस्टेंस हाफ, मतलब दो फोर्स जो लग रहा है एफ लग रहा है, अगर दूरी को आधा कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले एफ था और 4f हो जाएगा, अगर डबल करते हो तो 4 गुना घट जाएगा। इसका ऑप्शन हाफ होने का मतलब 4f हो जाएगा। दूरी कम फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, दूरी आधा तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, दूरी डबल तो फोर्स 4 गुना घटेगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है रोकने वाला। जैसे कूलम्ब्स लॉ आपने सीखा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स को दिखाता है। अब आप बताओ, दो चार्ज के बीच में कुछ आ जाए तो रुकावट तो आएगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जब हम दो मैग्नेट को रखते हैं तो यहाँ अगर दो मैग्नेट को हाथ में लिए हो और देखना इसका फीलिंग कि फोर्स लगेगा, लेकिन अगर दो मैग्नेट के बीच में हम कुछ डाल दें, एक लकड़ी का टुकड़ा ही बीच में डाल दें, वहाँ देखना फोर्स कुछ कम हो जाएगा। रोक क्या? रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रोकने वाला। जस्ट चार्ज के बीच में ऐसा ही होता है। चाहे ऐसा समझो कि जब हम रोड पे दौड़ते हैं तो पूरे स्पीड में दौड़ते हैं कि नहीं? अगर हम दौड़ रहे हैं पूरे स्पीड में रोड पे, ठीक है, तो वहाँ का स्पीड देख लेना। अगर तुम पानी में दौड़ रहे हो वहाँ का स्पीड देखना, कुछ ना कुछ रुकावट आएगा, बहुत ज़्यादा रुकावट आएगा, क्योंकि रोकने वाला वहाँ पानी है और रोड पे दौड़ रहे हो वहाँ रोकने वाला एयर है। उसी तरह चार्ज भी रोकने वाला रिलेटिव परमिटिविटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी फॉर्मूला ये होती है फोर्स वैक्यूम बाई फोर्स मीडियम। फॉर्मूला आप याद रखना, चाहे ई आर बराबर, एक और फॉर्मूला होता है ई बाई ई नॉट। हाँ, इसको याद रखें। कुछ चीज़ें याद रखना है कि कौन कितना रोकता है। तो एयर बहुत कम रोकता है, 1 फॉर एयर और वैक्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है 81, चाहे 80 वाटर के लिए होता है, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी जो होता है 4 मेटल के लिए होता है। तो आप इतना याद रखोगे तो सारा कहानी खत्म। रिलेटिव परमिटिविटी के पास कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। सर बोलिएगा आप कैसे बोल दिए नहीं यूनिट? तो फोर्स से फोर्स डिवाइड हो गया, यूनिट खत्म। तो नो यूनिट तो नो डायमेंशन। जिसके पास यूनिट नहीं उसके पास डायमेंशन भी नहीं। समझ में आ रही है बात?
चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे, क्वेश्चन पे। कर द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ई आर का फॉर्मूला बताओ ई बाई ई नॉट, जो अभी आपने हमको बताया तो क्या मिला, ई बाई ई नॉट मिला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ वाटर 81 या 80 81 इन दोनों के बीच में ही होता है। अगला क्वेश्चन करे कि एयर का कितना होता है, तभी तो बने 1, या वैक्यूम का कितना होता है 1। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चीज का एक अपना फील्ड होता है, तो चार्ज का भी एक अपना फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला याद रखना है, ये बराबर होता है F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? कैसी क्वांटिटी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? चलिए एक और फॉर्मूला होती है, E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलम्स लॉ में जैसे लिखते थे ऐसे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इतना याद रखो, बाकी देखो ना कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है? चलिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की बात करते हो तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स की फॉर्मूला मिल जाएगी। F बराबर क्या मिल जाएगी बताओ तो, Q इंटू ई। समझ में आ रही है बात? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टॉपिक वही है, इंटेंसिटी फॉर्मूला आप देख लेना। ठीक है ना? जो मेन क्वेश्चन है हम लोग उस पर बात करते हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। E बराबर बाई F बाई क्यू होता है, यही रिलेशन पढ़े हैं और बाकी रिलेशन हमको क्या लेना देना। E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू सही तो है, ये तो गलत है। E बराबर क्यू बाई गलत है, E बराबर गलत है, ऑप्शन ए है क्वेश्चन 2021 में। बाबू आप फार्मूले याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, जो आपको बता रहे हैं उस डायरी में नोट करो, बाकी क्वेश्चन खुद से बना लेगा। बाकी क्वेश्चन तुम खुद से बना लेते हो, बना लोगे। 50 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है, 100 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि आप फार्मूले को याद रखिए, कंसेप्ट को याद रखिए, बाकी सब खुद से होगा। चलिए आगे आते हैं। कर द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। फोर्स की वैल्यू बताइए जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं तो। F बराबर Q। ऑप्शन ए। समझ में आ रही है बात? ओ वाला फोर्स जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं तो, एक तो फोर्स हम जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो कूलम्ब्स लॉ है, ये वाला फोर्स। अगला क्वेश्चन, कर विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्ट पर मीटर। अरे अभी तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, देखो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, न्यूटन पर कूलम भी होता है, तो किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन पूछा होगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है, कब का पूछा है? 2020 का पूछा है। ठीक है? कर ए साइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए साइन यूनिट F बाई क्यू है। फॉर्मूला जब याद है तो न्यूटन पर कूलम। ज्यादा दिक्कत है तो एन सी को ऊपर भेज दो -1, क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ का आते हैं। कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा रहा है। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो E बराबर F बाई क्यू, हम यही जानते हैं। E बराबर F बाई क्यू कहाँ पे है? E बराबर F बाई, यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे F होना चाहिए। ठीक है ना? E F होना चाहिए, यहाँ E है तो यहाँ F होना चाहिए। ठीक है? ये ऑप्शन बी। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ये फॉर्मूला आपका ही, और कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं। चल आगे आते हैं। करे कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अरे बाबू, ये बाबा, रे बाबा, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछेगा रे बाबा? न्यूटन पर कूलम। ठीक है? समझ में आ रही है बात? न्यूटन पर कूलम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में, जो ताजा है आप लोगों के लिए, 1 साल पीछे का। चलो
आते हैं अपने मुद्दे पे। जो मुद्दे की बात किया जाए, अगला टॉपिक जो है उसमें जो देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर। देखिए कोई भी सरफेस जो होता है उस पर जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस चीज़ को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट को लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रहेगा करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। इसमें से कौन वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर नहीं होने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर नहीं होने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर नहीं होने का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर होने का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको याद रखना है, क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका है। समझ में आ रही बात, 2024 की बारी आपकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होती है, चार्ज। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पॉइंट। एक ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट चार्ज, ठीक ना, ए सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन साइन अपोजिट होती है, बट अपोजिट इन नेचर बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दोनों बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। देखिए माइनस चार्ज प्लस चार्ज होने के कारण बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होता है, ये दूरी L है और ये भी दूरी L है। तो फॉर्मूला यहाँ से मिलता है डाइपोल का, P बराबर चार्ज और दोनों के बीच की दूरी। अगर हम इसको पूरा दूरी को देखें, L लिए तो क्या आ जाएगा 2L, तो P बराबर Q इंटू 2। चाहे आप ऐसे भी याद रखना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। हर एक पॉइंट याद रखना बाबू, ठीक है ना। हम सारे पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे हो, कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट क्या होगा बताओ, तो चार्ज का यूनिट कुलम्ब, कुलम्ब कुलम्ब कुलम्ब, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कुलम्ब मीटर। क्लियर है, हाँ। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी तो होगा, तो डायरेक्शन याद रखना, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। चलो अब अपने मुद्दे पे आओ ना, बन जाएगा अपने आप, बनेगा सवाल। कह रहा है कि ए साइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओहो कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। इस पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए, कूलम्ब मीटर। ऑप्शन कौन होगा, कूलम्ब मीटर। देख रहे हैं, बस कंसेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रटना नहीं, आज के बाद रटना। अच्छा नंबर लाना है, अच्छे नंबर से पास करना है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है, दिमाग में सेट रखना है। देखिए 2021 और 2022 में कंटिन्यू पूछा हुआ है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मेड पॉजिटिव चार्ज। देखिए डाइपोल होने के लिए क्या होता है ना, कि दोनों का चार्ज का जो वैल्यू होता है सेम, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। फॉर्मूला जब सवाल पूछेगा तो चार्ज, एक प्लस वाला चार्ज ले लीजिएगा और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मिल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में सवाल पूछा है, खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मेड ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों इक्वल होगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो P बराबर होता है चार्ज, प्लस वाला ले लो, 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और डिस्टेंस 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस 10। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, 3.2 को जब 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 को जब हम 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12,
2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 6 7, और यहाँ एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव होगा 7.68, 7.68 10 के पावर माइनस 19 और 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर। 7.68 गुने 10 के पावर माइनस 29, 7.68 गुने 10 के पावर माइनस 29। ऑप्शन कौन होगा? बी, 2015 में पूछा, ठीक है ना। तो ऐसे हम डाइपोल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या यही कर रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 18 पॉइंट। ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया था, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस था। चलिए, कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखिए, आप फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे आपने डाइपोल तो सीख लिया, माइनस क्यू चार्ज, ये डेरिवेशन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, प्लस क्यू चार्ज, मिलाने वाला लाइन एक्सिस। देखिए, हम इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। एक सेंटर से इधर जाते हैं, एक्सियल कहलाता है, ठीक है ना। एक इधर जाते हैं, इक्वाटोरियल कहलाता है, और एक एनी पॉइंट जाते हैं। ये 3 तरह का होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे जो होती है, याद रखना है 2kpy/r3। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पे जो होती है, इक्वाटोरियल, वो होता है kp/r3। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू डाइपोल, ये जो रिलेशन रखता है इन्वर्सली कहा था 1/r3 का, ठीक है। 2kp/r3 एक्सियल पे, के मतलब 1/4πε0, p मतलब डाइपोल, चार्ज इंटू डिस्टेंस, r3। चलिए, इस चीज को आप याद रखना। जैसे यहाँ पे बोला है कि टॉर्क भी आपको याद रखना है बाबू। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला होती है Pe sin थीटा। जब हम डाइपोल को, याद रखना, जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ एक फोर्स लगता है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो साइन आने का मतलब ये हो गया, टॉर्क को हम लोग P क्रॉस E भी लिखते हैं, ठीक है। टॉर्क का हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, यही है आपका टॉर्क, ठीक है। टाउ के जैसा होता है, टाउ। कैसा क्वांटिटी? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं। अच्छा, इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो आप खुद से निकालो ना, कितना हमसे निकलवाओगे। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर। इसका होता है न्यूटन पर कूलम्ब, क्षम न्यूटन मीटर, nm, याद रखना, न्यूटन मीटर, ठीक है, nm। चलिए, आइए टॉर्क के पास। P क्रॉस E वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस लगेगा क्योंकि साइन है, तो P क्रॉस E। बाकी सब कुछ आगे है, देखेंगे कब। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मिनिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन का वैल्यू मिनिमम होगा। एंगल पर डिपेंड करता है। चलिए, आते हैं अगला। कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैक्सिमम टॉर्क लगाने के लिए Pe साइन थीटा मैक्सिमम लाना है, टॉर्क का जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम रखो ना। Pe साइन मैक्सिमम कब देता है? 90 डिग्री 1। तो P मैक्सिमम टॉर्क P, याद रखिएगा, मिनिमम टॉर्क लड्डू, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो सब 0, ठीक है। P कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो कौन होगा? मैक्सिमम टॉर्क कितना मिलता है? 90 डिग्री, ठीक है। मिनिमम टॉर्क कब मिलता है? 0 डिग्री पे। वैल्यू कितनी होती है? Pe, इसकी वैल्यू कितनी होती है? लड्डू। चलो, गॉसेस लॉ एक फोर्स है, जो फॉर्मूला होता है कि इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स में एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, E a cos थीटा। बस आप याद रखेंगे, सवाल कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स की फॉर्मूला याद रखिएगा, E a cos थीटा, न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। देखो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन मीटर मतलब इसको हमने वोल्ट भी तो बोला था, वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर छूट गया होगा,
समझ में आ रही बात? मिस टाइपिंग है, उसको देख लीजिएगा, 2021 में पूछा हुआ। क्लियर है? हमने यहाँ से निकाल लिया, हमने यहाँ से निकाल लिया, रटना नहीं। आगे आते हैं अपने मुद्दे पे। करेक्ट प्लस क्यू चार्ज इज ए प्लेस इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस द टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स को जब हम निकालते हैं तो प्लस क्यू चार्ज, तो चार्ज क्यों रखा गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कहता है कि उस चार्ज को लो जो अंदर बंद है बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाले से लेना देना नहीं। तो अंदर चार्ज कितना बंद है? प्लस क्यू। कितना बंद है? प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे आते हैं। करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर इन्फिनाइट प्लेनसिटी। याद रखिएगा, अगर हम एक प्लेनसिटी के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, प्लेनसिटी के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसको तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आर दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। एक प्लेनसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा तो जान गए। चलो आगे आते हैं। करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज होलो स्फीयर। याद रखिएगा, अगर एक होलो स्फीयर होगा, होलो मतलब समझते हैं ना, खोखला, ठीक है। तो जब हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे, ठीक है ना, सरफेस पे चार्ज रहेगा। तो अंदर चार्ज क्या हुआ? इस चीज को याद रखना, अंदर चार्ज क्या होने का? जीरो पोटेंशियल, सॉरी, तो फोर्स क्या होने का? जीरो, क्योंकि फोर्स की फॉर्मूला में आता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। तो जब ये जीरो तो ये भी जीरो। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है के Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है बाबू? कांस्टेंट। क्यों? वाई? रीजन? तो रीजन मतलब सेकेंड चैप्टर। हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे किस चैप्टर में? सेकेंड चैप्टर। मतलब एक हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो, फोर्स जीरो, फील्ड जीरो। तो करे द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर इज लड्डू। क्या होता है? लड्डू। 2017, ठीक है ना। हमने जितना भी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन है क्या? इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है होमवर्क के तौर पे। जिनको अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9006067498। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस गेस्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए बिल्कुल फ्री, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। चल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इस सारे चीज़ों को कवर कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे।